Hi everyone, we are discussing The Man Who Knew Too Much. This is the 7th chapter of 10th standard. In the previous volumes, we have discussed that chief character of this story is Private Kells, and he is popularly known as Professor. He keeps on reading different books to know more and more. His ambition is to get an officer rank, and for that he keeps on doing hard work. Whenever he sees someone doing something wrong, he just goes there and tries to correct that person. He is very talented and he can recognize any aeroplane without looking at that. Now in this volume we are going to discuss the remaining portion of this chapter. We were sprawling contentedly on the warm grass while Corporal Turnbull was taking a lesson on the hand grenade. स्प्रॉल मीन्स होता है हाथ पैर पसार कर बैठना. कंटेंटेडली मीन्स होता है संतुष्टि से, विद सेटिस्फेक्शन. तो हम संतुष्टि से हाथ पैर पसार कर गर्म घास पर बैठे हुए थे जब कॉर्पोरल टर्नबल हैंड ग्रेनेड पे एक लेसन दे रहा था. तो कॉर्पोरल टर्नबल ये एक ऑफिसर है जो कि हैंड ग्रेनेड के बारे में उन सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं. कॉर्पोरल टर्नबल वॉज ए यंग मैन. कॉर्पोरल टर्नबल जो था वो एक युवा व्यक्ति था, बट ही वॉज नॉट अ मैन टू बी ट्रिफल्ड विद. ट्रिफल विद मीन्स होता है किसी का मजाक उड़ाना या किसी को हल्का समझना, परंतु वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको हल्के में लिया जा सके या जिसका मजाक उड़ाया जा सकता था. ट्रिफल विद मीन्स किसी का मजाक उड़ाना या फिर किसी को हल्के में लेना. तो कॉर्पोरल टर्नबल जो था वो एक यंग मैन था, परंतु वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका मजाक उड़ाया जा सके या जिसको हल्के में लिया जा सके. ही हैड कम बैक फ्रॉम डंकिर्क विद ऑल हिज इक्विपमेंट करेक्ट एंड अकाउंटेड फॉर एंड हिज पेट किटन इन हिज पॉकेट. वह अपने सारे इक्विपमेंट को सही करवाकर उनको कार्यों के लिए उपयोगी बनाकर और बिल्ली के बच्चे को अपने एक छोटे से थैले में रखकर डंकिर्क से वापस आ गया था. तो ये डंकिर्क में था और वहाँ से वापस आया है और क्या काम करने के बाद में आया है, अपने सारे इक्विपमेंट को सही करने के बाद में और उन सब को अकाउंटेड करने के बाद में. अकाउंट फॉर मीन्स होता है कार्य के लिए उपयोगी बनाना और किटन मीन्स होता है द बेबी ऑफ कैट. और अपने पॉकेट का मीनिंग यहाँ पे जेब ना होकर छोटा बैग हो जाएगा. तो ये सारे काम करने के बाद में वो क्या आ जाता, डंकिर्क से वापस वहाँ पे आ जाता. ही वॉज आवर हीरो एंड वी यूज टू टेल ईच अदर दैट ही वॉज सो टफ दैट यू कुड हैमर नेल्स इनटू हिम विदाउट हिज नोटिसिंग इट. वह हमारा हीरो था और हम एक दूसरे से कहा करते थे कि वह इतना सख्त था, इतना हार्ड था कि आप उसको बिना नोटिस किए हुए उसके शरीर में जो कील है वो भी हथौड़े से ठोक सकते हो. तो ये एक एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट है, मीन्स अतिशयोक्ति है, हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है. द आउटसाइड ऑफ ए ग्रेनेड एज यू कैन सी, जैसे कि तुम देख सकते हो कि ग्रेनेड के बाहर की तरफ कॉर्पोरल टर्नबल वॉज सेइंग, कॉर्पोरल टर्नबल कह रहा था, is divided up to into a large number of fragments to assist segmentation. फ्रेगमेंट का मीनिंग होता है टुकड़े और सेगमेंटेशन का मीनिंग होता है हिस्से या हिस्सों में बांटना.
जैसे कि इस ग्रेनेड को तुम बाहर से देख सकते हो। कॉर्पोरल टर्नबुल कहता है कि ये बहुत ज़्यादा जो सेगमेंट्स है, जो टुकड़े हैं, उनमें बांटा गया है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब वो कहता है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हैंड ग्रेनेड का बाह्य भाग जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में टुकड़ों में बटा हुआ है, जो कि इसको विभिन्न हिस्सों में बांटने में मदद करता है। तो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो हैंड ग्रेनेड है उसको अलग अलग पोर्शंस में, फ्रेगमेंट्स में बांटने के लिए यूज़ किया गया है। तो इसलिए कहा गया है कि अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए इसको अलग अलग या बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया गया। 44 ये आवाज़ आती है, व्हाट्स दैट, द कॉर्पोरल लुक्ड ओवर हिज शोल्डर। कॉर्पोरल ने अपने कंधे के ऊपर से होकर देखा, वो क्या है। 44 जो आवाज़ लगाई जा रही है वो लगाई जा रही है प्रोफेसर के द्वारा, ठीक है। 44 सेगमेंट्स, ये जो सेगमेंट्स जो बता रहा है वो बता रहा है कई है, बहुत सारे हैं, लार्ज नंबर में है, परंतु उनका एग्जैक्ट नंबर जो बताया जा रहा है वो प्रोफेसर के द्वारा बताया जा रहा है। द प्रोफेसर बीम्ड एट हिम, प्रोफेसर ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा। बी मीन्स टू स्माइल प्लेजेंटली। द कॉर्पोरल सेड नथिंग, कॉर्पोरल ने कुछ नहीं कहा। बट हीज ब्रो टाइटन्ड, परंतु उसकी जो बोहें थी वो टाइट हो गई, मीन्स वो गुस्से में आ गया। ब्रो आईब्रो के लिए यूज़ करता है। ही ओपनड हिज माउथ टू रिज्यूम, उसने वापस शुरू करने के लिए अपना मुंह खोला। रिज्यूम मीन्स टू रीस्टार्ट। एंड बाय द वे कॉर्पोरल, वी वर ऑल थंडरस्ट्रक, द प्रोफेसर वॉज स्पीकिंग अगेन। हम सब आश्चर्यचकित थे। सॉरी, थंडरस्ट्रक मीन्स होता है सरप्राइज्ड, शॉक्ड। एंड बाय द वे कॉर्पोरल, और जो प्रोफेसर वो उसको बोला, खैर कॉर्पोरल, अब वो वापस बोल रहा है, स्टूडेंट यू हैव स्टार्टेड ऑफ विद द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेनेड, क्या तुम्हें ग्रेनेड के 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके साथ में स्टार्ट नहीं करना चाहिए था लेसन को। आवर इंस्ट्रक्टर एट द अदर कैंप ऑलवेज यूज टू, यू नो, तुम जानते हो हमारा जो इंस्ट्रक्टर था वो दूसरे कैंप में ऐसे ही क्या करता था। तब कॉर्पोरल को चैलेंज किया जा रहा है प्रोफेसर के द्वारा। वो सजेशन दे रहा है क्या, और वो सजेशन जो दिया जा रहा है वो ये है कि क्या कॉर्पोरल को उस चैप्टर को, जो लेसन वो दे रहा था हैंड ग्रेनेड पे, उसको उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स से शुरू नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कॉर्पोरल को हमेशा इसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी या इन्फॉर्मेशन दी जाती थी चैप्टर्स की जब वह दूसरे कैंप में था। इन द साइलेंस दैट फॉलोड ए डार्क फ्लश स्टेन्ड द टेन ऑफ द कॉर्पोरल्स फेस। जो साइलेंस थी, साइलेंस का मीनिंग चुप्पी। इसके बाद जो शांति आई, उस दौरान क्रोध से कॉर्पोरल के चेहरे की पीली भूरी जो चमड़ी थी वो और अधिक लाल हो गई थी। फॉलो का मीनिंग होता है बाद में किसी चीज़ का आना। इन द साइलेंस दैट फॉलोड, जो शांति उसके बाद में आई थी, किसके बाद में आई थी, जो स्टेटमेंट उसने बोला था, जो कॉर्पोरल ने जो सुना, उसके बाद में वो शांत हो जाता है। और उस शांति के दौरान उसकी जो डार्क मीन्स क्या होता है, गहरी या काली, प्लस मीन्स होता है लाल हो जाना, स्टेन मीन्स होता है धब्बा या निशान पड़ जाना, टेन का मीनिंग होता है पीला भूरा रंग। तो उसके बाद जो शांति आई है, उस दौरान क्रोध से कॉर्पोरल के चेहरे की पीली भूरी चमड़ी और अधिक लाल हो गई थी।
Here he said at last, और अंत में उसने कहा, ये लो, you give this lecture, ये लेक्चर तुम ही दे दो. As if afraid to say any more, जैसे कि वह कुछ भी कहने से डर रहा था. He tossed the grenade to the professor, उसने प्रोफेसर की तरफ उस ग्रेनेड को उछाला. Quite unabashed, Private Kells climbed to his feet and with the air of a man coming into his birthright gave us an exceptional lecture on the grenade. तो जैसे ही प्रोफेसर को ये ऑफ़र दिया जाता है कि अब उसी को ये लेक्चर दे देना चाहिए, क्योंकि अब जो कॉर्पोरल टर्नबल था वह उसके सामने एक भी शब्द बोलने से शायद डर रहा था. तो उसने हथगोले को प्रोफेसर की तरफ लापरवाही से फेंक दिया, परंतु बिल्कुल भी लज्जित या शर्मिंदा हुए बिना प्राइवेट केल्स उठकर खड़ा हो गया और फिर किसी भी बात पर, जैसे कि जन्मसिद्ध अधिकार की भावना रखने वाला व्यक्ति हो, उसके जैसे भाव रखते हुए उसने हमको हथगोले के संबंध में एक ऐसा व्याख्यान दिया जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती थी. एन एक्सेप्शनल मीन्स जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती हो, जो अपवाद रहित हो. तो प्रोफेसर उन सबको, जो भी ट्रेनिंग पर्सन थे वहाँ पे, जो भी ट्रेनिंग ले रहे थे, उन सबको एक अनएक्सेप्शनल लेक्चर देता है हैंड ग्रेनेड पर. द स्क्वाड लिसनड इन अ काउड हॉरिफाइड काइंड ऑफ साइलेंस. और सिपाहियों की जो टुकड़ी थी, स्क्वाड का मीनिंग होता है दल, ग्रुप, उन्होंने भयभीत व डराने वाली शांति के बीच उसके भाषण को सुना. हॉरिफाइड डराने वाली, काउड मीन्स डरी हुई, भयभीत कर देने वाली. कॉर्पोरल टर्नबल स्टूड एंड वॉच्ड impassive except for a searching intentness of gaze. कॉर्पोरल टर्नबुल जो था वो सिवाय एक तीक्ष्ण जिज्ञासापूर्ण दृष्टि के भावशून्य होकर खड़ा देखता रहा. तब वो खड़े रहा और वह देखता रहा. इम्पेंसिव एक्सेप्ट फॉर ए सर्चिंग इंटेंटनेस ऑफ गेज. तो गेज का मीनिंग होता है दृष्टि, इंटेंटनेस का मीनिंग होता है उद्देश्य, इम्पेसिव का मीनिंग होता है भाव शून्य, शांत. तो शांत होकर उसको सुनता रहता है टकटकी लगाए हुए. व्हेन द लेक्चर वॉज फिनिश्ड ही सेड. जब लेक्चर फिनिश हो गया तो उसने कहा, थैंक यू प्राइवेट केल्स, धन्यवाद प्राइवेट केल्स. फॉल इन विद अदर नाउ, अब दूसरों के साथ में खड़े हो जाओ. He did not speak again until we had fallen in and were waiting to be dismissed. हमने वापस तब तक नहीं बात की. सॉरी, he did not speak again. वह फिर से तब तक नहीं बोला जब तक हम सारे लाइन में खड़े नहीं होंगे. फॉल का मीनिंग होता है यहाँ पे टू स्टैंड इन द क्यू, लाइन में खड़े हो जाना. और हमने उसका डिसमिस कर दिए जाने का इंतज़ार नहीं किया. तो जो लेक्चर था उसके समापन की जब तक घोषणा नहीं की दी गई थी टर्नबल कॉर्पोरल के द्वारा, तब तक वो कुछ नहीं बोलता है और ये सारे के सारे लोग जो होते हैं वो शांति से खड़े रहते हैं. देन ही एड्रेस्ड अस, तब उसने हमें संबोधित किया. एज सम ऑफ यू मे हैव हर्ड, जैसा कि आप में से कुछ ने सुना ही होगा. ही बिगेन डेलिबरेटली, उसने जानबूझकर वापस शुरू किया. The platoon officer has asked me to nominate one of you for. प्लाटून ऑफिसर ने आप में से किसी एक को मुझे नॉमिनेट करने के लिए कहा है. अब नॉमिनेट किस चीज़ के लिए करने को कहा है यह उसने नहीं बताया. He paused and looked lingeringly up and down the ranks as if seeking final confirmation of a decision. वह रुका. पोज का मीनिंग होता है रुक जाना. तो वह थोड़े क्षण के लिए रुक जाता है और आराम से सैनिकों की कतार को
इधर से उधर देखता रहा, मानो कि वह किसी निर्णय के अंतिम कन्फर्मेशन के लिए उनसे अनुरोध कर रहा था। सो दिस वॉज द ग्रेट मोमेंट। तो ये जो मोमेंट था वो काफ़ी बड़ा था। मोस्ट ऑफ अस कुड नॉट हेल्प ग्लैंसिंग एट प्राइवेट क्वेल्स। हमें से ज़्यादातर जो थे प्राइवेट क्वेल्स की तरफ आंख मिलाने से भी नहीं रह सके, मतलब वो आंखें नहीं मिला सके, उससे नज़र नहीं मिला सके। Who stood rigidly to attention and started straight in front of him with an expression of self-conscious innocence. Rigidly मीन्स होता है दृढ़ता से, और अटेंशन हमने सावधान की मुद्रा। स्टेयर मीन्स होता है टकटकी लगाकर देखना किसी को। स्ट्रेट सीधे के लिए यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति या भावना। सेल्फ कॉन्शियस का मीनिंग होता है संकोची, जो संकोच रखता हो, थोड़ा सा डाउट रखता हो। इनोसेंस का मीनिंग होता है मासूमियत। तो हमें से अधिकांश प्राइवेट क्वेल्स से नज़र मिलाने से अपने आप को नहीं रोक सके, अर्थात प्राइवेट क्वेल्स की तरफ हमने बिना किसी रीज़न के देख ही लिया, जो कि सावधान की मुद्रा में खड़ा था और संकोची इनोसेंस के भाव से उसकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था। किसकी तरफ देख रहा था? वह जो कॉर्पोरल था, जो ऑफिसर था, उसकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था। फॉर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज़। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि जो प्लाटून ऑफिसर है उसने उसको पूछा है कि वह एक ऐसे व्यक्ति की अपॉइंटमेंट करे जो प्राइवेट कुक हाउस की ड्यूटी को कंप्लीट कर सके। अब यहाँ पे जो प्रोफेसर है उसके लिए वह डिसाइड कर चुका है कि उसको कुक हाउस जो है उसकी ड्यूटीज़ दी जानी थी। कुक हाउस मीन्स होता है रसोईघर। आई हैव डिसाइडेड दैट प्राइवेट क्वेल्स इज जस्ट द मैन फॉर द जॉब। मैंने ये निश्चय किया है कि प्राइवेट क्वेल्स ही इसके लिए एक उपयुक्त व्यक्ति है। जस्ट मीन्स होता है उपयुक्त, सूटेबल। ऑफ कोर्स इट वॉज ए जॉक फॉर द डेज आफ्टरवर्ड्स। निश्चित रूप से आने वाले दिनों के बाद में ये सबके लिए एक जोक था। एंड जॉय टू ऑल ऑफ अस, और हम सब के लिए आनंद का समय भी था। आई रिमेंबर दो, हालांकि मैं याद रखता हूँ। क्या आगे इस इन्फॉर्मेशन को उसने दे रखा है, इंसिडेंट हुआ उसके बाद है। माई फ्रेंड ट्रोवर एंड आई वर टॉकिंग अबाउट इट फ्यू डेज लेटर। कुछ दिनों बाद में मैं और मेरा दोस्त ट्रोवर इसके बारे में बात कर रहे थे। वी वर रिटर्निंग फ्रॉम द कैंटीन टू आवर ओन हट। हम कैंटीन से हमारी अपनी जो हट थी वहाँ पे लौट रहे थे। ट्रोवर रिमार्क्ड एज वी पास्ड द कुक हाउस। जैसे हम कुक हाउस के पास से होकर गुजरे तो ट्रोवर ने टिप्पणी की, आई रेकन दैट गीजर्स हैड हिज गोब स्टॉट फॉर अ बिट। तो रेकन का मीनिंग होता है किसी भी बात को सत्य मानना या अनुमान लगाना, टू गेस, अनुमान लगाना। गीजर मीन्स होता है एक स्ट्रेंज पर्सन होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं अनोखा व्यक्ति या अजीब व्यक्ति। गोब मीन्स होता है मुंह के लिए यूज़ करते हैं। बिट मीन्स होता है थोड़ा समय के लिए। तो ट्रोवर कहता है कि मैं अनुमान लगाता हूँ कि उस अजीब से व्यक्ति का जो मुंह है वो कुछ समय के लिए रुक गया है। मीन्स शायद अब उसने बात करना बंद कर दिया है, बहुत बढ़ चढ़ कर या बहुत ज़्यादा बात करना उसने कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। गीजर मीन्स होता है स्ट्रेंज पर्सन। गो मीन्स होता है माउथ। रेकन मीन्स टू गेस, अनुमान लगाना। आई डिड नॉट आंसर, मैंने आंसर नहीं दिया, बट टुक हिज आर्म एंड पॉइंटेड टू द कुक हाउस। परंतु मैंने उसका हाथ पकड़ा और उस जो कुक हाउस है उसकी तरफ इशारा किया, संकेत किया। थ्रू द ओपन डोर वी कुड सी द थ्री कुक्स स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल एज एट बे। और उस खुली हुई डोर से हमने 3 रसोइयों को देखा, दीवार के सहारे खड़े हुए, जैसे कि वो किसी
बे के पास में खड़े हो, यहाँ पे एट बे का मीनिंग होता है निराशापूर्ण तरीके से गिरे हुए। तो हमने 3 रसोइयों को निराशापूर्ण तरीके से दीवार के सहारे खड़े हुए देखा। एंड फ्रॉम विद इन कैम द मोनोटोनस बीट ऑफ फेमिलियर वॉइस, और अंदर से वही परिचित आवाज़ जो मोनोटोनस थी। मोनोटोनस मीन्स होता है जो बोरिंग हो, थका देने वाली हो या अनप्लेजेंट हो। बीट मीन्स होता है नियमित रूप से आने वाली एक प्रकार की ध्वनि। तो बीट मीन्स क्या होता है? रेगुलर साउंड। और अंदर से वही परिचित आवाज़ की जो नीरस ध्वनि थी वो सुनाई दी। रियली आई मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज abominably unscientific and unhygienic method of peeling potatoes। वास्तव में आलू छीलने के इस घृणित, अवैज्ञानिक और अस्वास्थ्यकर तरीके का मुझे अवश्य विरोध करना चाहिए। अबोमिनेबली मीन्स होता है नफरत करने योग्य या घृणित तरीके से। अनसाइंटिफिक जो अवैज्ञानिक, और अनहाइजीनिक मीन्स होता है जो अस्वास्थ्यकर हो। आई नीड ओनली ड्रॉ योर अटेंशन टू द sheer waste ऑफ विटामिन वैल्यूज़। मैं आपका ध्यान केवल विटामिन जैसे महत्वपूर्ण तत्व की पूर्ण बर्बादी मात्र की तरफ खींचना चाहता हूँ। वी फ्लेड, और हम वहाँ से भाग गए। तो यहाँ पे भी वो जब कुक हाउस में आता है तब भी वह अपना जो एक्सेसिव नॉलेज है उसको शो करता रहता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी स्टोरी में हम एक चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अगर हमें बहुत कुछ पता भी हो किसी सब्जेक्ट के बारे में, तब भी हमें शांति से उन चीज़ों को सुनना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को बेटर ढंग से और सीख सकें। परंतु एक्सेसिव जो नॉलेज है उसको शो ऑफ नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा किया जाता है तो जैसे प्रोफेसर के साथ में हुआ है, वह एक अच्छा ऑफिसर बन सकता था अपने नॉलेज के बेसिस पे, परंतु किसी ऑफिसर के बारे में या ऑफिसर को नीचा दिखाने के लिए जब वह बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाता है तो उसको एक कुक की जॉब दे दी जाती है, ड्यूटी दे दी जाती है। तो इसी तरीके से हम कुछ भी कितना भी क्यों ना जान ले, परंतु हमें एक्सेसिव प्रेज़ लेने के लिए, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करवाने के लिए या बहुत ज़्यादा नॉलेज शो करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।